हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जिनकी तैयारी अभी अधूरी रह चुकी है या किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई है। इस क्रैश कोर्स में हम लोग सभी विषयों का यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग गणित के पहले चैप्टर वास्तविक संख्या के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। और ये डेली क्रैश कोर्स शाम 8 बजे चलेगा, तो आप लोग लाइव आना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाइम आप लोग लिख लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लॉसा निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ए और बी ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो इसका लॉसा निकाले। तो यहाँ पे देखिए दो अभाज्य संख्या ले रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो एक और खुद के सिवा यानी स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। यानी यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 7 हो गया। ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, नहीं तो 2 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ये 3 है जो 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से कटेगा, फिर ये किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो ये सभी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। जब हम अभाज्य संख्या का लॉसा निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए ये नहीं निकल पाता है। तो जब हम लोग इसका लॉसा निकालने जाते हैं तो नहीं निकल पाता है, तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए वही बात है, ये ए और बी दोनों क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इसका भी लॉसा निकालने जाएंगे तो नहीं निकलेगा, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ए और बी में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा लॉसा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी बता चुके हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से न कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 15 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा और 15 से कटेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक और खुद के सिवा ये 2 अन्य संख्या से कट रहा है, यानी ये भाज्य संख्या हो गया। 23 यहाँ पे देख लीजिए 1 से कटेगा, नहीं तो 23 से कटेगा, उसके बाद ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, यानी एक और स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से ये नहीं कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या हो जाएगा। 12 भाज्य हो जाएगा और 75 भी भाज्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या कौन है, तो अभाज्य संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़े तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग को यहीं पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। इसमें से पहचानना है कि कौन एक परिमेय संख्या है। तो कितनी बार हम आपको बता चुके हैं कि पाई और रूट किसी भी संख्या में रह जाए तो वो क्या हो जाती है, अपरिमेय हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला ऑप्शन है यहाँ पे 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे देख लीजिए रूट 3 के यानी यहाँ पे 3 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। जब नहीं निकलेगा तो इसमें रूट रह जाएगा, और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाती है। क्या हो जाता है, वो अपरिमेय संख्या हो जाता है। यानी 2 माइनस रूट 3 यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ भी रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यहाँ भी रूट रह जाएगा। जब रूट रह गया तो ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। और यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे रूट 3 से रूट 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। और 2 कैसी संख्या है, तो 2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे परिमेय संख्या कौन होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 2 रूट 3 बटा रूट 3 है वो क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या। और यहाँ पे रूट 6 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे जब रूट 6 रह जाएगा तो रूट क्या होता है, एक अपरिमेय होता है, यानी रूट 6 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे परिमेय पूछा था कि परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे छोटी यहाँ पे भाज्य संख्या लेना है और सबसे छोटी यहाँ पे अभाज्य संख्या लेना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है। यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4, आपको पता होना चाहिए क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और यहाँ पे देख लीजिए 4 यानी स्वयं से भी कटता है, तो ये भाज्य संख्या है। 3 लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये 1 से कटेगा नहीं तो 3 से कटेगा, तो ये अभाज्य होगा। 2 लेंगे यहाँ पे देखिए तो ये 1 से कटेगा नहीं तो 2 से कटेगा, यानी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है और जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है तो वो कौन सी है, तो 4 है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। जब इसका यहाँ पे बोल रहे हैं कि मौसा कितना होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए 4 और 2 का जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 दूना कितना होता है, 4 कट गया, मौसा कितना निकल गया यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 5 नंबर, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा कितना होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए विषम संख्या किसे कहते हैं, तो विषम संख्या उसे कहते हैं जिससे 2 से भाग न लगे, उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट आगे भी होगा, यानी इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा, 3 में भी भाग नहीं लगेगा, 5 में भी भाग नहीं लगेगा, 7 में भी भाग नहीं लगेगा, तो ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 लगातार विषम संख्या, यानी लगातार लेना है, यानी यहाँ पे 1 के बाद क्या लेना है, 3 लेना है। तो 1 और 3 का जब हम लोग यहाँ पे मौसा निकालेंगे तो आप लोग देख सकेंगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 3 3 यानी कट गया, मौसा कितना आ गया, 1 आ गया। फिर 2 लगातार अगर हम 3 लेते हैं तो इसका लगातार वाला संख्या कौन सा है, यहाँ पे 5 है। अगर 3 और 5 का हम यहाँ पे लौसा निकालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 एकम 3 यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे 3 एकम कितना हो, 2 एकम यहाँ पे 2, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर 1 को यहाँ पे घेरेंगे और यहाँ पे 2 लाएंगे तो यहाँ पे 1 2 ना 2, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी मौसा निकलेगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर 2 लगातार अगर हम विषम संख्या लेंगे और उसका मौसा निकालेंगे तो मौसा हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहीं पे सम संख्या रहता तो सम संख्या किसे बोलते हैं हम लोग, तो सम संख्या जिसमें 2 से पूरी भाग लग जाए उसे हम लोग सम संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये क्या है, हमारा सम संख्या है। जब इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये सब पूरा कट जाएगा, उसे हम लोग सम बोलते हैं। जब सब संख्या लगातार का जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो वो कितना आता है, 2 आता है। आइए दिखा देते हैं, यहाँ पे 2 और 4 का यहाँ पे जब हम लोग मौसा निकालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 कट जाएगा, यानी मौसा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर आप विषम संख्या लीजिएगा, कल भी हम आपको बता चुके हैं, 2 लगातार विषम संख्या लीजिएगा और उसका मौसा निकालिएगा तो हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 2 लगातार सम संख्या लीजिएगा, उसका मौसा निकालिएगा तो हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। 2, 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात निकालें। यहाँ पे अनुपात निकालना है 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का। तो सबसे पहले इनका लौसा आपको पता होना चाहिए, फिर इनका यहाँ पे मौसा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इनका लौसा निकालेंगे तो लौसा कितना निकलेगा, यहाँ पे 2, 10 और 20 किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ये तरीका अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 और यहाँ पे 10 बार में ये जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 5 से 1 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ पे 5 दूना 10 दूना कितना हो जाएगा, 20, यानी लौसा का कितना आया, यहाँ पे लौसा निकल के कितना आया, 20 आया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे मौसा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, मौसा जब इसका निकालेंगे तो 2 में जब हम 10 का मौसा निकालेंगे तो 2 पच्चे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 कट गया, यहाँ से मौसा निकल गया 2 और 2 से अब किस में भाग लगाते हैं, 20 में। तो अब 20 में लगाएंगे हम लोग तो कितना होगा, 2 दहिया, यानी 2 एकम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 और ये हो जाएगा कट जाएगा, 0 आया और यहाँ पे 0 गया, यानी मौसा कितना निकल गया, यहाँ पे 2 निकल गया। मौसा कितना निकल गया, 2। बोल रहा है इसका लौसा और मौसा का अनुपात, इसका क्या कर देना है, अनुपात निकाल देना है लौसा और मौसा का। ध्यान में रहे
जो आपको पहले बोले वही आपको पहले लिखना है। तो यहाँ पे लसा पहले बोला है तो यहाँ पे लसा लिखना है, बाद में मसा बोला है तो बाद में आपको मसा लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लसा और मसा का यहाँ पे अनुपात निकाल देंगे, अगर ये कटेगा तो हम लोग कटा भी देंगे। यहाँ पे 1 बार में कटेगा और ये 10 बार में, यानी लसा और मसा का अनुपात कितना निकल गया, यहाँ पे 10:1 निकल गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यही मसा और लसा का पूछता तो यहाँ पे उल्टा कर देते, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 7 नंबर, यहाँ पे देख लीजिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या कर देना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको क्या कर देना है, तोड़ देना है। तो ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0 और 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए किससे कटेगा, तो 11 से कटेगा। तो 11 9 कितना होता है 99, 11 एकम 11। अब यहाँ पे देखिए कितना बार में ये जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए 13 से जाएगा, यानी 13 सतह कितना होता है 91, यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 1 2 3 4 कितने अभाज्य गुणनखंड है, 4 हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रश्न हो अगर पूछे कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देना है और फिर आपको गिन के लिख देना है कि कितने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसका देखिए 4 है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 8 नंबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ पे आपको पता करना है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 96 लिखेंगे और इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए 2 से जब इसको हम कटाएंगे तो 2 चौका 8 और यहाँ पे 2 8 16। यहाँ पे देख लीजिए 2 से जब हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे जो हम 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, फिर 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। यानी यहाँ पे कितना हो रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे देख लीजिए कितना हो गया, 5 2 है और 1 3 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 2 है और 1 3 है। तो यहाँ पे अब आपको क्या कर देना है, गिन के इसका पावर लिख देना है। 2 कितना है 5 है तो 5 और 3 कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1, यानी 2 के पावर 5 गुणे यहाँ पे 3, ये क्या हो जाएगा, इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है बिल्कुल वैसे ही वैसे प्रश्न है। तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए, आपको समझ बिल्कुल आएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर, 7 + 3 रूट 2 कौन सी संख्या है। यहाँ पे बताना है कि 7 + 3 रूट 2 ये कौन सी संख्या है। तो हम बता भी चुके हैं आपको पहले प्रश्न में कि किसी भी संख्या में अगर पाई रह जाए तो वो अपरिमेय हो जाएगा, ये रूट भी रह जाए तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रूट 2 है लास्ट में। तो यहाँ पे देख लीजिए रूट 2 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसके साथ रूट रह जाएगा। जब इसके साथ रूट रह जाएगा तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहाँ पे अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यही संख्या होता है ऐसे 7 + 3 और यहाँ पे हो जाता रूट 9, तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे रूट 9 का वर्गमूल निकलता। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 और रूट 9 का वर्गमूल यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ से देखिए रूट हट गया और यहाँ पे देख लीजिए संख्या क्या हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और 16 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय हो जाता। लेकिन यहाँ पे रूट नहीं हटा, क्यों नहीं हटा, क्योंकि रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकला इसलिए। तो जब रूट रह जाएगा किसी भी संख्या में तो वो संख्या क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पे जोड़ लीजिए छोटी। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या बोला है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी यहाँ पे अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो अभी बताए हैं सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। 2 में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो 2 कैसे अभाज्य संख्या है, जो एक और स्वयं के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता है उसे हम लोग अभाज्य बोलते हैं। लेकिन 2 क्या है, यहाँ पे अभाज्य है, जो एक और 2 के सिवा किसी भी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए 2 क्या है, अभाज्य है। तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, 4 होता है। और छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, 2 होता है। और इसका बोल रहे हैं कि गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा। अब इसका गुणा कर दीजिए, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे
बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है 2। ये आपको पता होना चाहिए। बोल रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या निकाल दीजिए, गुणनफल यानी गुणा निकाल दीजिए। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 11 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। दो संख्या a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है तो a का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब ऐसे बोले कि एक संख्या इतना है और एक संख्या इतना है, इसका लौसा इतना है, मौसा इतना है, तो इसका एक संख्या निकाले। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे पहली संख्या लिख दे रहे हैं, यहाँ पे पहली संख्या गुणे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुणे क्या होता है, यहाँ पे मौसा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। इसको क्या बोल सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा और मौसा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो पहली संख्या दिया है यहाँ पे ए दिया है, तो पहली संख्या की जगह पे हम लोग ए रख देंगे। फिर गुणा का निशान है तो यहाँ पे गुणा देंगे। यहाँ पे देख लीजिए दूसरी संख्या लिखा है, तो दूसरी संख्या कितना है 18 है, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। बराबर यहाँ पे देखिए लौसा दिया है, तो लौसा कितना है यहाँ पे 36 है, तो यहाँ पे लौसा की जगह पे 36 लिख देंगे। और फिर गुणा है तो यहाँ पे गुणा, और मौसा कितना है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हमको a का मान निकालना है, तो a में 18 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। यानी इधर हो जाएगा हम लोग का 36 गुणे 2, और ये 18 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी बट्टा के नीचे आ जाएगा। तो 18 दूनी कितना हो जाता है यहाँ पे 36। तो a बराबर कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, यहाँ पे हो गया 2 गुणे 2, और 2 में 2 से गुणा होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी जो a वाली संख्या यानी जो पहली संख्या है वो कितना है 4 है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। यहाँ पे अगला प्रश्न देख लीजिए 12 नंबर, बिल्कुल वैसे ही दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है तो उनका मौसा 17 है तो उनका लौसा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो फिर से लिखते हैं यहाँ पे पहली संख्या गुणे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर लौसा, और गुणे क्या होता है यहाँ पे मौसा होता है, और क्या होता है लौसा गुणे मौसा। तो यहाँ पे देख लीजिए दो संख्या का गुणनफल, यानी यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। दो संख्या कौन कौन होती है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों को गुणा करके यहाँ पे दे दिया है। तो दोनों को गुणा करके दिया है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे दोनों की जगह पे 8670। ये क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। और इनका यहाँ पे देख लीजिए लौसा बोल रहा है निकालने के लिए, तो लौसा पता नहीं है, तो वैसे ही हम लोग लौसा को यहाँ पे छोड़ देंगे। और यहाँ पे देख लीजिए मौसा कितना दिया है, तो यहाँ पे देख लीजिए मौसा कितना दिया है, तो मौसा यहाँ पे देख सकते हैं 17 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 17। अब हम आपको यहाँ पे मौसा निकालना है, तो यहाँ पे देख लीजिए 17 इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी नीचे आ जाएगा बट्टा में। तो यहाँ पे देख लीजिए 8670 और बट्टा के नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 बराबर उधर क्या बचेगा, अब यहाँ पे बचेगा लौसा बचेगा। तो उसके बाद देखिए इसको कटा दीजिए, 17 25 85 और एक गया इसमें 17 हो गया, 17 कम 17 और यहाँ पे हो गया 0, यानी 510 हो गया बराबर यहाँ पे क्या हो गया, लौसा हम लोगों का क्या हो गया, निकल गया। यानी लौसा कितना होगा इसका 510, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक समझने वाली बात है, यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के यहाँ भी क्या है, दोनों का गुणनफल ही है, तो यहाँ पे उसके बदले में क्या रख देंगे, जो दिया है वो रख देंगे। यहाँ पे देख लीजिए लौसा और गुणे क्या है यहाँ पे मौसा, तो यहाँ पे लौसा हमको निकालना है, तो लौसा को वैसे ही छोड़ देंगे, लेकिन जितना मौसा दिया है उतना यहाँ पे रखना पड़ेगा। मौसा 17 है तो यहाँ पे 17 रख देना है। तो यहाँ पे देखिए 17 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग कर देगा। अब आपको बस क्या करना है, कटा के लिख देना है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 13 नंबर, काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन भाज्य संख्या है, यहाँ पे पता करना है कि इसमें से कौन एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद के सिवा अन्य संख्या से कटे, एक अन्य संख्या से कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 9, ये सभी क्या है, भाज्य संख्या है। 8 भी क्या है, भाज्य संख्या है। जो 1 और 4 के सिवा यहाँ पे देख लीजिए 2 से भी ये क्या हो जाएगा, 4 कट जाएगा, यानी ये भाज्य है। ये
1 और 6 के सिवा यहाँ पे देख लीजिए जो 6 है वो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो ये भाज्य हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 5 देख लीजिए, ये 1 और खुद के सिवा अब ये 5 किसी से भी नहीं कटेगा। जब ये किसी से नहीं कटेगा तो ये अभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए भाज्य संख्या का पता लगाना है, तो जो 23 है वो 1 और 23 के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हो गया हम लोगों का अभाज्य संख्या। यहाँ पे देख लीजिए 79, ये भी 1 और यहाँ पे 79 किसी से भी नहीं कटेगा, और ये 1 और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, तो ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए जो 69 है वो 1 और 69 के सिवा यहाँ से 3 से भी कट जाएगा, और यहाँ पे और भी संख्या से यहाँ पे कट जाएगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है भाज्य संख्या कौन सी होगी। यहाँ पे 71 देख लीजिए, यहाँ पे 1 से कटेगा नहीं तो 71 से कटेगा, और ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभाज्य संख्या। लेकिन जो 69 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भाज्य संख्या हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यहाँ पे बताना है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन सा है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे, बस आपको m के जगह पे 1 रख के चेक कर लेना है। बस सम आ जाए तो उस वो सम संख्या है, और विषम संख्या आए तो समझ लीजिए वो विषम संख्या है। तो यहाँ पे जब हम 1 रख के चेक करेंगे, m प्लस, यहाँ पे पहला ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे 1 रख के चेक करते हैं। यहाँ पे m की जगह पे कितना रख देना है, 1 रख देना है। तो 1 और प्लस 2, ये कितना हो गया, 3, यानी विषम संख्या आ रहा है, तो ये विषम संख्या का रूप है। यहाँ पे देख लीजिए दूसरा ऑप्शन लेंगे 2m + 1, और जहां m है वहां पे 1 रखना है। 2 × 1, यहाँ पे m 2 में गुणा कर रहे हैं, और प्लस यहाँ पे 1 है, तो 2 एकम 2 और प्लस 1, ये भी कितना हो रहा है, 3। ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। यहाँ पे देख लीजिए जब 2m तीसरा ऑप्शन लेंगे 2m - 1, तो यहाँ पे देख लीजिए 2m की जगह पे 1 रख लीजिए, फिर -1 रख लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, ये 2 में 1 से गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और -1, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये भी एक क्या हो गया, ये विषम संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जब 2m लेंगे हम, तो यहाँ पे 2 में 2 और m पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग का सम संख्या। ये जो तीनों ऑप्शन है ये विषम संख्या का रूप है, लेकिन यहाँ पे देखिए 2m है वो यहाँ पे सम संख्या का एक रूप है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए, बोले कि सम संख्या का रूप है, ये विषम संख्या का रूप है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे x भी दे सकता है, m भी दे सकता है, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी दे, वहां पे आपको 1 रख के चेक करा लेना है। जिसपे अगर विषम आता है वो विषम संख्या का रूप है, और जिसपे सम संख्या आता है वो सम संख्या का रूप है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर की 11/15 बोल रहा है का दशमलव प्रसार कैसा होगा, कि 11/15 का यहाँ पे बोल रहा है कि दशमलव प्रसार कैसा होगा। ए ऑप्शन है शांत, बी ऑप्शन है अशांत, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको पता कैसे लगेगा कि ये शांत है कि अशांत है, तो सबसे पहले इसका हर का गुणनखंड करेंगे। तो हर का जब इसका गुणनखंड करेंगे यहाँ पे, तो 2 से यहाँ पे 3 से जाएगा 15, यहाँ पे 3 × 5 कितना होता है 15। इसके हर के गुणनखंड में कितना आया, 3 और 5 आया। लेकिन जो तरीका होता है सम और यहाँ पे शांत और अशांत चिन्ह का, वो क्या होता है, जिसके हर के गुणनखंड में केवल 2 आए या केवल 5 आए, या 2 और 5 का मिश्रण आए और अन्य संख्या उसमें से न आए। यहाँ पे 2 हो कितनी भी बार, और यहाँ पे अगर 5 हो, या 2 5 का ये मिश्रण हो, या केवल 5 हो, या केवल 2 हो, तो ऐसी संख्या आए तो क्या होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। अगर कोई अन्य संख्या आता है तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जब हम 15 का यहाँ पे गुणनखंड कर रहे हैं, तो 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आ जा रहा है। तो 3 ये अन्य संख्या है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अशांत हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 16 नंबर, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें से पहचानना है कि कौन एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देख लीजिए 36 का वर्गमूल निकल जाएगा 6, और यहाँ पे देख लीजिए 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8, और ये क्या हो गया, यहाँ पे परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1, और यहाँ पे देख लीजिए
81 का वर्गमूल निकल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। रूट यहाँ से देख सकते हैं आप हट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो सी वाला ऑप्शन है इसमें है √3/2। √3 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 का भी वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट में ही रह जाएगा। जब ये संख्या रूट में रह गया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन भी देख लीजिए, 9 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 3 और 49 का वर्गमूल यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 7। इसमें से भी रूट हट गया, जब रूट ये हट गया तो ये सभी हो गया अपरिमेय, लेकिन इसमें से रूट नहीं हटा तो ये क्या हो जाएगा, एक इसमें से जो रूट हट गया वो परिमेय हो गया और इसमें से रूट नहीं हटा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। पाई क्या है, जो पाई है वो क्या है, ए ऑप्शन है एक परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है एक अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है एक पूर्ण संख्या, डी ऑप्शन है एक सम संख्या। तो जो पाई है कितनी बार आपको बता चुके हैं कि पाई है जो एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 18 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांक का क्या परिकलित करने का तरीका है। ए ऑप्शन है लसा, बी ऑप्शन है मौसा, सी ऑप्शन है भागफल, डी ऑप्शन है यहाँ पे शेषफल। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांकों का क्या परिकलित किया जाता है, यानी क्या निकाला जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमेशा किसी भी संख्या का मौसा यानी HCF निकाला जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर, 3 + √3 इंटू यहाँ पे 3 - √3 एक परिमेय संख्या है, ये पता करना है आपको। तो सबसे पहले इसमें से कुछ हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग प्रश्न उतार लीजिए, जैसे है यहाँ पे प्रश्न उतार लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, गुणा कराना है। तो इस 3 से लेंगे, गुणा कराएंगे इसमें, तो इससे भी करना पड़ेगा, फिर इसमें भी करना पड़ेगा। तो 3 में 3 से गुणा होगा तो 3 3 का 9, यहाँ पे देखिए प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 3 में √3 से गुणा होगा तो रूट यहाँ पे 3 × √3 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे क्या करना है, इस √3 से लेना है, इसमें गुणा कराना है। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 में √3 से गुणा होगा तो 3 √3 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। और √3 में √3 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे √9 हो जाएगा। ये देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, ये कट गया तो यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे देखिए माइनस, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे √9 का वर्गमूल यहाँ पे क्या होता है, 3 होता है। तो 9 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ पे जो 6 संख्या है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका बदले में कितना आया, यहाँ पे 6 आया है। तो यहाँ पे देखिए 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या यह एक संख्या परिमेय है, तो बिल्कुल हाँ, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर, 6x⁴y तथा 12xy का मौसा ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे 6x⁴y और यहाँ पे 12xy। तो सबसे पहले इसका यहाँ पे क्या करना है, मौसा निकालना है। तो जो संख्या दिया है उसका सबसे पहले मौसा निकालिए। तो 6 और 12 का मौसा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। और जो यहाँ पे देखिए जिसका पावर कम हो वही आपको ले लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए जिसका पावर कम है, यानी x का पावर सबसे कम कितना है, 1 है, तो x का पावर 1 ले लेंगे। और y का यहाँ पे पावर देख लीजिए, यहाँ भी 1 ही है, वहाँ भी 1 ही है, तो ये कम वाला ले लेंगे। मौसा में क्या किया जाता है, कम वाला पावर लिया जाता है, यानी यहाँ पे जो मौसा निकल के आएगा हम लोगों का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6xy हो जाएगा। अगर पूछ दे कि लौसा क्या होगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 और 12 का आपको क्या करना पड़ेगा, लौसा निकालना पड़ेगा। तो लौसा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12, और जिसका पावर सबसे ज्यादा है वही आपको लेना है। तो x का पावर यहाँ पे 4 है और x का पावर यहाँ पे 1 है। तो सबसे ज्यादा पावर कितना है, x के पावर 4, तो वो लेना है। अब यहाँ पे देखिए y में y का पावर यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो पावर सबसे ज्यादा 1 ही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये इसका क्या हो जाता, लौसा हो जाता। और मौसा में क्या करना है, आपको सबसे कम वाला पावर लेना है और लौसा में सबसे यहाँ पे ज्यादा वाला पावर लेना है। तो यहाँ पे मौसा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6xy हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। यहाँ पे क्या कर देना है, मूलों का योग निकालना है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। जो भी आपको सही ऑप्शन आए आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।